हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एसएसटी स्टडी चैनल। स्टूडेंट, आज हम श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी श्वसन क्या है, तो देखते हैं। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसके अंतर्गत जीवों की वातावरण से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। यह प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। यानी कि जो भी मनुष्य है वो बाहर से जो वायुमंडल में गैस उपस्थित है, ऑक्सीजन को यानी अंदर लेने की क्रिया सब बाहर छोड़ने की क्रिया को ही श्वसन कहलाती है। अमीबा में श्वसन विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। जीव तथा उसमें पाए जाने वाले श्वसन तंत्र आगे देखते हैं क्या है। मनुष्य में फेफड़ों द्वारा जो कीट या कीड़े मकोड़े हैं वो ट्रेकिया द्वारा लेते हैं। जलीय जीव गिल्स द्वारा लेते हैं। मेढकों में फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, टेडपोल द्वारा, गिल्स द्वारा। मेढक 4 अवस्थाएं से सांस ले सकता है। पहले तो फेफड़ों द्वारा, उसके बाद त्वचा द्वारा। जब जमीन के अंदर या ऊपर रहता है तो उसके त्वचा द्वारा लेता है। फिर टेडपोल एक सबसे छोटी अवस्था होती है, उससे श्वसन करता है। एक गिल्स अगर पानी में है तो उससे गिल्स द्वारा सांस लेता है। स्वच्छावास क्या है, इसके बारे में पढ़िए। मनुष्य वातावरण से वायु को ग्रहण करता है तथा जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, जिसमें नासा द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस क्रिया को निःश्वसन कहते हैं तथा सांस छोड़ते समय नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 17% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से बढ़कर 4% हो जाती है। इस प्रक्रिया को हमारे द्वारा केवल 4% उपयोग किया जाता है। यानी हम जो भी सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है 21%, बस उसमें 4% हमारा जो बॉडी है उससे ऑब्जॉर्ब करती है, जिसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मनुष्य में श्वसन आगे देखते हैं। मनुष्य में श्वसन क्या, नासा चेहरे पर उपस्थित एक जोड़ी नाक छिद्र होते हैं। यानी जो हमारी जो चेहरा है उस पर एक नाक उपस्थित होती है, उसमें छिद्र पाए जाते हैं, बाहर की ओर खुलती है तथा नासा द्वार कहते हैं। नासा छिद्र अंदर की ओर एक गुहा खुलती है जिसमें छोटे छोटे बाल उपस्थित रहते हैं। यानी जो भी हमारी नाक है उसमें छिद्र होते हैं, उसमें छोटे छोटे बाल उपस्थित रहते हैं तथा उसमें श्लेष्मा की परत पाई जाती है। जो भी बाहर की श्लेष्मा की परत पाई जाती है जो वायु में उपस्थित धूल व मिट्टी के छोटे छोटे कण को अंदर जाने से रोकती है। जो भी हम सांस लेते हैं उससे बाल है वो छोटी छोटी जो धूल की मिट्टी के कण है वो जाने से रोकते हैं बाहर के लिए, और शुद्ध वायु को अंदर ही जाने देते हैं। आगे देखते हैं ग्रसनी। मुख के पास ग्रसनी उपस्थित होती है। यानी जो मुख है हमारा उसके पास ही ग्रसनी उपस्थित होती है, जिसमें 2 नलिकाएं होती हैं, श्वसन नलिका और खाद्य नलिका। यानी ग्रसनी जो है उसमें नीचे के पास होती है, इसमें 2 नलिकाएं होती हैं। एक खाद्य नलिका है, यहाँ से आप खाना भी लेते हैं, और एक श्वसन नलिका जहाँ से आप सांस लेते हैं। 2 नलिकाएं उपस्थित होती हैं, यहाँ पर नलिकाएं पाई जाती हैं। ओके, इन 2 नलिकाओं को एपिग्लोटिस नामक संरचना रखी रहती है। यानी कि जब ये एपिग्लोटिस नामक संरचना इसलिए रखी रहती है कि जब भी कोई भी फूड अंदर लेते हैं तो एकदम हिचकी कैसे आती है, हिचकी इसी वजह से आती है जब हम श्वसन नलिका के अंदर खाना जाने लगता है, जब वो नीचे से उछाल मारती है ऊपर की तरफ तो हिचकी आती है। लोग कहते हैं कि किसी ने याद किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ऐसी बकवास है। क्योंकि उसमें अंदर फूड के अंदर जो श्वसन नलिका है उसके अंदर फूड जाने लगता है। यानी अब अगर फूड जाएगा तो उसमें सांस लेने की कब देखा मुझे कि इसलिए ऊपर उछाल मारता है, इसलिए हिचकी आती है। भोजन श्वसन नलिका में जाने से रोकती है, भोजन को श्वसन नलिका में जाने रोकती है। कंठ, ग्रसनी के नीचे कंठ उपस्थित होता है, ग्रसनी के नीचे कंठ उपस्थित होता है, जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। स्वर यंत्र नीचे की तरफ एक नलिका में उपस्थित रहती है जिसे श्वसन नलिका कहते हैं। श्वसन नलिका को ट्रेकिया भी कहते हैं। यानी जो श्वसन नलिका उसे ट्रेकिया भी कहते हैं। नासा छिद्र में आने वाली वायु को ट्रेकिया से होकर गुजरना पड़ता है। यानी जो भी नासा के द्वारा छिद्र के द्वारा
जो भी वायु आया उसे ट्रेकिया से होकर ही गुजरना पड़ता है, तब ये फेफड़ों तक पहुंचती है। आगे देखते हैं। ट्रेकिया पर सी आकार की आकृति होती है। ट्रेकिया पर सी आकार की आकृति होती है। कार्टिलेज की उपस्थित रहती है। कार्टिलेज में उपस्थित रहता है जो श्वसन नलिका को सिकुड़ने से रोकती है। जो कार्टिलेज एक संरचना होती है जो श्वसन नलिका को सिकुड़ने से रोकती रहती है। देखिए आगे चलकर ये दो नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें श्वसनी कहते हैं, और श्वसनी दाएं से बाएं फेफड़ों में घिरी रहती है, यानी जो श्वसनी से दाएं से बाएं फेफड़ों में घिरी रहती है। फेफड़ों के अंदर कई सारी श्वसनिकाएं होती हैं, यानी फेफड़ों के अंदर कुछ सारी संरचनाएं होती हैं, विभाजित होती रहती है। श्वसनिकाओं के ऊपर बहुत सारी गुब्बारे संरचना लगी रहती है, बहुत सारी गुब्बारे जैसी संरचना लगी रहती है, जिन्हें कूपिका कहते हैं। यानी जो कूपिका है, इसी को बहुत गुब्बारे जैसी संरचना लगी रहती है, उसे कूपिका कहते हैं। कूपिका के ऊपर रक्त वाहिकाएं उपस्थित रहते हैं, यानी जो कूपिका है हमारा, इसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित रहती हैं। रक्त वाहिकाएं उपस्थित रहती हैं। रहती हैं। कूपिका से आने वाली वायु ऑक्सीजन को लेकर, यानी जो कूपिका से वायु आ रही है वो आने वाली वायु को लेकर रक्त में पहुंचाती है, यानी जो ब्लड है हमारे उसमें पहुंचाती है। रक्त में आरबीसी मौजूद होता है, यानी जो रक्त जो है उसमें आरबीसी मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल मौजूद रहती है, जिस पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो भी हमारा जो रक्त है उसे लाल करने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन रक्त में हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन से लेकर सभी कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का खंडन करता है। जो भी हीमोग्लोबिन है वो रक्त में ग्लूकोज का खंडन भी करता है, और यही रंग हमारे ब्लड को रंग प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो वापस हीमोग्लोबिन द्वारा फेफड़ों तक पहुंच जाती है। और फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, यानी जो भी हीमोग्लोबिन के द्वारा हीमोग्लोबिन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है जो भी वायु, उसके फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है बाहर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू।